हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गर्ल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारी फिफ्थ क्लास है और ये आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले है, बिकॉज इस टाइम हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। दैट्स वाई लव गर्ल्स अकेडमी एक मास्टर क्लास लेके आए आपके लिए कि इस टाइम पे आप कैसे अपने आप को फाइनेंशियली गाइड कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। और इसके लिए हम आज अपने गेस्ट फैकल्टी को बुलाए हैं और उनका नाम है धीरज कुमार पटवारी जी। और इनको मैं 1 डेढ़ साल से जानता हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था। मज़े आ गए थे जब मैं इनसे पहली बार मिला था, एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि ये पर्सन मेरे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए लोगों को गाइड करने के लिए फाइनेंशियल के रूप में। इनकी क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में इन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से की है। और उसके बाद उन्होंने 2013 तक एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट के रूप में काम किया। देन उसके बाद उन्होंने सिटी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम किया। फिर उन्होंने ICICI बैंक में एज ए सोल्यूशन मैनेजर काम किया। फिर उन्होंने SDFC लाइफ में सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम किया। एंड देन उन्होंने स्टेट हेड के रूप में काम किया विलाइन मीडिया लिमिटेड कंपनी में। और अभी उनकी खुद की जो कंसल्टेंसी है उसमें वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में गाइड करेंगे, जिसके बारे में हम अंत में इस पूरे वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि जो पूरा कोर्स रहने वाला है हमारा धीरज जी के साथ, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो वो कवर करते हैं। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि ये पूरी क्लास ध्यान से सुनिएगा अगर कोविड के टाइम पे आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सही रखना है तो। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बस इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बात की कि जो एक स्टूडेंट जस्ट कॉलेज से निकला है, जस्ट नई नई जॉब मिली है उसको, जब थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहा है तो उसको किस तरीके से, क्या डायरेक्शन में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया है। तो सर मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे अभी जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। आज ही मैंने बिजनेस न्यूज सुनी कि 75 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। तो इस बिल्कुल। समय आपकी सबसे बेस्ट सजेशन क्या होगी कि लोगों को किस तरीके से अपने आप को काम डाउन करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अभी इस सिचुएशन में। देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना प्रोटेक्शन करना। इन द एग्जैक्टली। सेंस कि अभी हम लोग अगर सेविंग करते हैं तो वो थोड़ा सा कम होने से चलेगा, लेकिन अभी अगर हमारा कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या कुछ भगवान न करे कुछ दुर्घटना हो गई परिवार में, हाँ जी। तो यू आर द अर्निंग मेंबर। आप यस यस। हैं सलामत तो सब कुछ है। अगर बिल्कुल। आप नहीं हैं तो वो सेविंग जो आपने की है वो कोई काम की नहीं है। हाँ जी। गॉट इट? तो यस सर। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अर्निंग मेंबर हैं तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करके अपनी फैमिली को सेव करें। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सपोज मान लेते हैं कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं और 50-60 हज़ार रुपया आपका मंथली खर्चा है, तो 30-40 हज़ार रुपया आप सेविंग करते हैं। तो सेविंग आप कहीं पे भी करते हो, दैट इज इमेटेरियल। ठीक है? यस तो सर। आप साल में करीब 3.5-4 लाख रुपया सेविंग करते हैं साल का। आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं सपोज, तो आपने करीब 15-20 लाख रुपया सेव कर रखा है। बट सपोज आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया है या आपने टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें यस कोई यस। रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ लाइफ रिस्क कवर होता है और वो बहुत सस्ता में आता है। अगर बिल्कुल। आपने ये दोनों चीज नहीं की है तो सब, अगर आपका कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है या कोई भी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो उस केस में बाकी सारी चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। आपका हेल्थ और लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उसका। हाँ तो जी। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो परिवार अपना घर बेच देगा, अपनी जमीन जायदाद बेच देगा, लेकिन आपकी जान बचाने का कोशिश करेगा। ठीक है? तो बिल्कुल। इसलिए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, जो बहुत कम प्रीमियम में यंग एज में हो सकता है, तो हम्म। आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है जो आजकल बहुत महंगा है, आप जानते होंगे या सुने होंगे कि कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल वाले कैसे, कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अननेसेसरी का बेनिफिट उठाने का कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को लूटा गया है, बहुत लोगों को बुरा हाल हुआ बिल्कुल। है, बहुत लोगों का। इवन हॉस्पिटल में बेड है, जानबूझ के बोल देते हैं बेड नहीं है।
और 2-2 लाख रुपए के बेड बिके हैं, 2-2 लाख रुपए के बेड बिके हैं। मोटी मुर्गी देखते ही वो बेड का वैल्यू बढ़ जाता है और तुरंत बेड भी खाली बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता है। रेमडेसिविर के लिए लाखों रुपया इंजेक्शन का ले रहे हैं कि आप हाँ जी मंगवा हाँ के जी। दीजिए, जो उसको सरकार 1000-1200 रुपये में देती है, आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो ये सब हाँ जी जो हाँ जी। होता है, तो 10-15 लाख रुपए जो आपका सेविंग है वो एक चुटकी में चला जाता है। ठीक है, तो इसका खर्चा कितना आता है? 15-20 हजार रुपया साल का, अगर फैमिली है। 10 लाख रुपए का जी अगर मैं कवरेज बोलूँ, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक कस्टमर है मेरी, जिन्होंने 5 जो एम्प्लॉई है भुवनेश्वर में, और उन्होंने हम्म 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मेरे सजेशन पे लिया था। मैंने उनको बोला था दस हम्म लाख रुपए वो बोली कि नहीं मेरा भैया, मैं 5 लाख रुपए का ही प्रीमियम दे पाऊंगी, अभी मेरा इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम्म ले ली। फिर अगले साल उसने मेरी बात मान के इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ा दिया, 5 लाख का 10 लाख। हम्म अनफॉर्चुनेटली उसका नॉर्मल गॉल स्टोन का ऑपरेशन के लिए वो गई थी हॉस्पिटल, यहाँ पे कलिंगा हम्म हॉस्पिटल में। उसका गॉल स्टोन का ऑपरेशन जो 30-40 हजार रुपए में हो जाता है, डॉक्टर की गलती के कारण या कुछ भी हो, उसका तकलीफ हो गया हम्म और उसका सर्जरी गलत हो गया, उसके हम्म। कारण उसकी पिछले हफ्ते जान चली गई। ओ। वो दशहरा पे एडमिटेड हुई थी हॉस्पिटल में, हम्म अक्टूबर 2020। उसका ऑपरेशन गलत होने के कारण वो हैदराबाद लेके गए उसको, हैदराबाद में ट्रीटमेंट हुआ। तो 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। पिछले हफ्ते उसकी डेथ हो गई। उसकी सिर्फ मम्मी ही थी साथ में, उसका हाँ जी। पिताजी या कोई परिवार में नहीं है। शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर मदर, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसका हम्म 5 लाख रुपए का पॉलिसी जो था, नो क्लेम हम्म। बोनस और बाकी सारा बेनिफिट मिला के करीब 21 लाख रुपए मैंने उनको क्लेम दिलवाया है। ओके। नहीं तो उसका हॉस्पिटल वालों ने पहले एक जो क्लेम किए थे, प्लस इस बार जो लास्ट टाइम जब डेथ हुआ उसका उसका बिल आया हम्म। 18 लाख रुपया। ओ। उन्होंने सिर्फ 6.5 लाख रुपया डिपॉजिट किया था। बाकी इंश्योरेंस कंपनी से मैंने बाकी क्लेम दिलवाया, कुछ मैंने डिस्काउंट करवा दिया, तो उसका डेड हम्म। बॉडी हैंड ओवर हुआ। तो ये सिचुएशन होता है। आप बोल नहीं सकते कि मेरे को कितना जरूरत है, कब जरूरत पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल। जो जरूरी है वो पहले लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेना है, लाइफ इंश्योरेंस उसके बाद लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, दूसरा कोई चीज नहीं लेना है। ये इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस ये सब कोई काम नहीं आता है। हम्म इसके बाद जब फंड हम्म। सरप्लस बचता है, तब आप हम्म। सेविंग का सोचिए। एग्जैक्टली। जी। तो कोरोना के तो टाइम सर पे इसके मेरा ऊपर यही एक्चुअली सजेशन। में, हाँ जी, जी। कोरोना के टाइम मैं पे ये कह यही रहा था कि सजेशन है कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करें प्रॉपरली पूरे हम्म परिवार का। फिर उसके हम्म बाद अगर पैसा आपको लगता है कि मेरे पास सरप्लस फंड है, तब आप सेविंग्स के लिए प्लान करें। और सेविंग्स भी करें तो पहले आइडेंटिफाई करें कि मैं सेविंग्स क्यों करना चाहता हूँ। मेरा रिटायरमेंट के लिए करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के लिए करना चाहता हूँ। पहले गोल फाइनेंशियल आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके हिसाब से ही अपना सेविंग्स स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10,000 बचा हुआ है, चलो कहीं इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी हाँ जी। वो अगर आपके पास डेस्टिनेशन नहीं पता है कि मेरे को कहाँ जाना है और कब पहुंचना है, तब आप सही डायरेक्शन या मोड ऑफ सेविंग्स भी चूज नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। सर यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और कुछ अभी जो 40+ लोग हैं, लाइक 40 और 50 के पास पास लोग हैं अभी हमारे इंडिया में। मैं मतलब मैक्सिमम 80-70% जनता की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को इंश्योरेंसेस के बारे में इतनी खास जानकारी नहीं है। मतलब स्टिल अभी भी हमारे इंडिया में लोग इंश्योरेंस लेना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज उनको उनको लगता है कि जो एजेंट है वो उनको लूट लेगा। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए इस कोर्स की, और फिर हमारा हमारा जो पूरा कोर्स रहेगा आपके साथ, तो आप उसमें थोड़ा डिटेल में हम मतलब लोगों को समझाएंगे कि कौन सा इंश्योरेंस में एजेंट आपको कहाँ बेवकूफ बना सकता है और कहाँ आपको कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि लोगों को और ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में सोसाइटी में। एक्चुअली इंश्योरेंस अभी का जो हाल है, बहुत हम्म कम लोग ही ऐसे हैं जो इंश्योरेंस को सही ढंग से या सही पर्पज से बेचते हैं। इंश्योरेंस को हम्म इंश्योरेंस के लिए बेचते हैं। बहुत लोग बिल्कुल। हैं जो इंश्योरेंस को अपना कमाई का जरिया समझते हैं
कि बहुत हाँ जी, हाँ जी। अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी बात करो इंश्योरेंस के लिए राजी हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खास करके कोरोना के टाइम पे बहुत जन हेल्थ बिल्कुल, बिल्कुल। इंश्योरेंस लेते हैं जो पहले ले नहीं रहे थे, हुँ, खुद से फोन करके बुलाते हैं भाई मेरा इंश्योरेंस करवा दो, ऐसा सिचुएशन है। हुँ, तो इसका कुछ एजेंट लोग फायदा उठाते हैं। अब 3 इंश्योरेंस होता है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा होता है हुँ, जनरल इंश्योरेंस। हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए? अभी आप अगर, बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि इंश्योरेंस मेरे को क्यों चाहिए, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं एकदम फिट हुँ, हूँ, योगा करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, दिस और दैट। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी रिलेटेड ही हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला आपके अंदर आके ठोक दिया, आपका बिल्कुल। पैर टूट गया, तो उस टाइम पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत पड़ सकता है। हो सकता है आप कुछ काम कर रहे थे अचानक, जैसे अभी कोरोना का ही सिचुएशन है, आप फिट हैं या कुछ भी हैं, कोरोना आपको इन्फेक्ट कर सकता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत आ सकती है। उस समय बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब आप फिट हैं तभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि जब आप फिट नहीं रहेंगे तब आप हॉस्पिटल को, इंश्योरेंस कंपनी को बोल रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, लेकिन वो लोग आपको नहीं देंगे। क्यों? हुँ, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी रिस्क आ चुका है। जब इंश्योरेंस कंपनी देख रहा है कि आपके अंदर रिस्क ऑलरेडी है, तब वो जानबूझ के रिस्क क्यों लेगी? तो इसलिए जब आप बिल्कुल, फिट हैं तभी इंश्योरेंस ले पाएंगे, जब आप फिट नहीं हैं तब आप इंश्योरेंस चाहने से भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको हेल्थ एग्ज़ैक्टली। इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना है। ये हो गया लेना है। दूसरा हो गया कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर हुँ, ब्रोश्योर को ठीक से पढ़ लेंगे, 5-7 पेज का छोटा सा ब्रोश्योर होता है, उसको अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है। बहुत जन होते हैं कि बस बता दो और कहाँ साइन करना है करा दो, कितना चेक देना हुँ, है दे दो, बस। तो ये आपका जीवन भर का सवाल है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने गलत ढंग से ले लिया, आप जिंदगी भर हैरान होंगे। कैसे होंगे हैरान? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हुँ, सपोज आपको डायबिटीज है और हेल्थ इंश्योरेंस करते समय आपने सही ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया, या आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन इस रिलेटेड अगर हो जाए और ये हुँ, पता चल जाए कि आपका ये डिजीज पहले से था, या आप स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के कारण कुछ आपका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ या और कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कैंसर डेवलप हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस वाले ऐसे ही आपको लाखों रुपया पेमेंट नहीं कर देंगे। उसको करने के पहले वो लोग अपना सफिशिएंट विजिलेंस इंक्वायरी कराते हैं। जैसे सीबीआई का इंक्वायरी होता है, विजिलेंस का इंक्वायरी होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आके आपके पड़ोस में, अड़ोस में, जान पहचान में, रिलेटिव में इनडायरेक्टली पूछ लेगा। आपके कंपनी में जाके, आपके हॉस्पिटल में जहाँ पे आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, वहां पे जाके आपका हेल्थ रिपोर्ट भी जाके चेक कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस टाइप अच्छा, से वो लोग इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। जब वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं आपका कोई गलत डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है, तभी वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देते हैं। ये होता है जब उनको ओके, डाउट होता है। जहां पे उनको डाउट नहीं होता वो आराम से पेमेंट कर देते हैं। जहाँ पे ओके, डाउट होता है वो आपका कैशलेस को रोक देंगे, कैशलेस देंगे नहीं, कोई ना कोई हुँ, बहाने से बोल देंगे कि नहीं आप रीइंबर्समेंट में आइए। और रीइंबर्समेंट में जब आप सबमिट करेंगे सारा डॉक्यूमेंट, तब वो लोग विजिलेंस इंक्वायरी करेंगे। ऐसा होता है। ओके, ओके, अब बहुत जन सोचते हैं कि हम उस टाइम पे मैनेज कर लेंगे। सर एजेंट लोग बोलते हैं सर कोई बात नहीं, आप ये डिस्क्लोज मत करिए, आपको पॉलिसी इश्यू नहीं होगा या आपको लोडिंग लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको हुँ, देना पड़ सकता है। आप अगर डिक्लेयर करते हैं आप मत दीजिए, बाद में उसको मैनेज कर लेंगे। तो बोलते हैं एजेंट की महँगा बात मिलेगा पे, आपको। एजेंट के बात पे आप मत जाइए। क्योंकि हुँ, अगर एजेंट उस टाइम पे मैनेज नहीं कर पाया या आपकी गलती पकड़ी गई, कैसे पकड़ी जाती है? जब आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन बेड पे रहते हैं और डॉक्टर पूछता है आपको पहले कोई डिजीज थी क्या, आप कोई मेडिसिन लेते थे क्या, तब आपसे झूठ बोला नहीं जाएगा। क्योंकि आपको हाँ जी, हाँ लगेगा जी, कि मैं अगर यहाँ पे झूठ बोलूंगा तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप डॉक्टर हुँ, के सामने सारी चीज सच सच ही बताएंगे ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल, में। और वो जो आप बताएंगे वहां पे वो आपका नोटिंग हो जाएगा इंटरनल पेपर्स में, और वही डॉक्यूमेंट्स जाता है इंश्योरेंस कंपनी को कि पेशेंट ने क्या क्या डिक्लेयर किया ऑपरेशन थिएटर हुँ, में।
ओके। समझ रहे हैं? तो कैसे न हाँ कैसे जी। उनको बात पता चल ही जाती है। आप याद नहीं रहेगा आपको कि मैंने उस टाइम पे क्या डिक्लेयर किया था, क्या बोला था। बहुत जन जब इंश्योरेंस करते हैं उसका प्रपोजल फॉर्म का कॉपी भी अपने पास रखते नहीं है कि उनको पता चल सके कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिया था। हो सकता है आपने 3 प्रिस्क्रिप्शन दिए थे और डायबिटीज वाला प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया नहीं था। बाद में हम्म। जब वो लोग फिर से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हो सकता है आप गलती से डायबिटीज वाला प्रिस्क्रिप्शन दे दें। हम्म। तो कैसे न कैसे आपकी गलती चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। तो इसलिए कभी छुपाना नहीं चाहिए। और अगर एक बार आपकी पॉलिसी ऐसे गलती के कारण रिजेक्ट हो गई क्लेम, और आपका पॉलिसी कैंसिल हो गया कि आपने झूठ बोल के पॉलिसी लिया था, तब उसके बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी जिंदगी भर। ओके। और आप जिंदगी भर बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के रहना पड़ेगा। तो ओके। इसीलिए भले ही 5,000 रुपया 3,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी ले कोई डिक्लेरेशन करने के कारण, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके लीजिए, क्योंकि हम्म। उससे आप सेफ हो जाते हैं। क्योंकि अब कंपनी ने सारा रिस्क समझते हुए आपका पॉलिसी एक्सेप्ट किया है, तो वो किसी भी सिचुएशन में बाद में मना नहीं कर सकता कि नहीं ये आपने नहीं बोला था या आप मैं ये रिस्क कवर नहीं करूंगा। हम्म। कंपनी को आपने सारा डिक्लेयर किया है और सारा कंपनी समझने के बाद पॉलिसी इश्यू की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा चीज है कि आजकल कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज भी बाजार में आ गई हैं। पहले बहुत हम्म। सारी कंपनियां थी जो हेल्थ इंश्योरेंस देती थी। हेल्थ इंश्योरेंस आइडियली लेना चाहिए जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे, जैसे ओके। स्टार हेल्थ है, अब HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, जो पहले अपोलो म्यूनिक थी अब HDFC अर्गो ने उसको खरीद लिया। रेलिगेयर ओके। हेल्थ इंश्योरेंस जो पहले थी अभी केयर इंश्योरेंस हो गई। मैक्स बुपा हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इस टाइप की जो कंपनियां हैं इनका मेन कोर बिजनेस ही हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके हम्म। अलावा दूसरी कंपनियां भी हैं, जैसे सरकारी कंपनी न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये 4 हो गई सरकारी। फिर प्राइवेट आ गई ICICI लोम्बार्ड, बजाज एलियांज, इफ्को टोक्यो, टाटा AIA, ये सब टाइप की कंपनियां। ये लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। बट ओके। प्रॉब्लम क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कोर बिजनेस है मोटर या नॉन हेल्थ इंश्योरेंस। उनका हम्म। मैक्सिमम बिजनेस वहां से आता है। तो उनका जो हम्म। फोकस है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से है। ठीक है, उनका क्लेम डिपार्टमेंट इतना क्लेम्स हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड हैंडल नहीं कर पाता है, या उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप प्योर हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे, वो प्रोडक्ट भी बेटर रहेगा और वहां पे क्लेम सेटलमेंट भी बहुत बेटर होगा और टर्म्स एंड कंडीशन भी थोड़े से बेटर होंगे। ये हो ओके। गया कहाँ से लेना चाहिए। अब हम्म। कहाँ से लेना चाहिए में बहुत फर्क है। कुछ हम्म। टेक्निकल वर्डिंग्स भी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार हेल्थ में आपका नो क्लेम बोनस जो है वो फर्स्ट ईयर 25%, फिर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 10-10% ऐड होता है। बट जैसे हम्म। HDFC अर्गो है या फिर रेलिगेयर केयर है या फिर मैक्स बुपा है, यहाँ पे हर साल 50% का नो क्लेम बोनस होता है। मतलब आज अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, 2 साल में ही वो 20 लाख का सम एश्योर्ड क्लेम कर सकता है, नो क्लेम बोनस ओके। मिला। तो और भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, जैसे रूम रेंट्स हैं। आपका हम्म। रूम रेंट जो टोटल क्लेम होता है वो एज पर द रूम रेंट एलिजिबिलिटी आता है। तो कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी रूम रेंट 1% ऑफ सम इंश्योर्ड के हिसाब से देती है, और कोई कोई हम्म। इंश्योरेंस कंपनी एनीवेयर इन इंडिया सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम आपके लिए एलिजिबल करती है डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड। ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी है। ये अगर हम्म। आप श्योर 3-4 कंपनी का कंपेयर करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा लेने के पहले। डेफिनेटली सर, ये चीज हम तो कोर्स में भी डिस्कस करेंगे ना, जब जिस हम जो हम कोर्स शूट करेंगे, मतलब जो हम कोर्स देंगे अपने अपने सारे ऑडियंस को, तो हम उसमें डेफिनेट डिटेल में सर ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सर एक और बहुत ही ज्यादा जो मेरे को लगा कि अभी इमरजेंसी वाला पॉइंट है कि अभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो लास्ट ईयर में थे, जो पास आउट हो गए लास्ट ईयर, और इस ईयर में जो लास्ट ईयर में है, तो अभी तो जॉब्स भी नहीं मिलने वाली हैं, और फिर उनको अब डेफिनेटली कुछ समय तक स्ट्रगल भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो एक यंग बच्चे को अपनी फाइनेंशियल जो मतलब प्लानिंग है वो किस बेसिक, मतलब कौन से बेसिक चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए
और उस बेसिक्स को रख के अपने ध्यान में उसको फाइनेंशियल प्लानिंग के अपने माइंड में रखनी चाहिए और उस तरीके से ही अपना जॉब का स्ट्रगल कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तब आता है जब आपके पास जॉब हो। जब हम्म। आपके पास इनकम नहीं हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बेसिस पे करेंगे? यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर एक्सपेंसेस ओनली। तो अगर आपके पास थोड़ा सा सरप्लस इनकम है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरा सेविंग्स कहाँ पे जाना चाहिए, राइट? तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी अगर इनकम थोड़ी सी भी सरप्लस है, आपको एनुअली 15-20 हज़ार का या 10-15 हज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लेना है। उसके बाद हम्म। टर्म इंश्योरेंस 50 लाख या 1 करोड़ का, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल या कि कैसा आपका इनकम लेवल है, उसके हिसाब से हम्म। कुछ स्टार्टिंग लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो ओके। कम एज में आप प्रीमियम फिक्स कर देंगे लाइफ इंश्योरेंस में, वो आपका जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा। सपोज आपका उम्र 30 इयर्स है और आप हम्म। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपका करीब 10,000 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस आ जाएगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। ओके। हम्म। मतलब आपका 10-12 हज़ार रुपया हेल्थ इंश्योरेंस और 10-12 हज़ार रुपया लाइफ इंश्योरेंस। तो महीने का 2,000 रुपया अगर आप सेव करते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया और लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया। आपकी बिल्कुल। फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो गई एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट के लिए, जो कभी भी और बिल्कुल। कैसे भी कभी कहीं पे भी आ सकती है। अगर डेफिनेटली आपने एक डेफिनेटली। बार ये दोनों के लिए प्लानिंग कर लिया 24,000 रुपये साल का खर्चा करके, उसके हम्म। बाद जो सेविंग होता है वो आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट न्यूली एम्प्लॉयड हैं तो सबसे पहले आपको सेविंग करना चाहिए टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। ओके। बहुत जन चौंक जाएंगे कि जब हम सबसे ज्यादा यंग हैं तब रिटायरमेंट के लिए क्यों सेविंग करें। हाँ जी, बट हाँ जी, और मजे लेने की लाइफ है अभी तो। हाँ, तो आप मजे लेने के लिए जो खर्चा आप अलग करते हैं, सपोज आपका 30,000 रुपया इनकम है और आपको लगता है हम्म। कि 20,000 खर्चा करना है, तो 20,000 बेशक खर्चा करिए। लेकिन जो हम्म। 10,000 रुपया सेविंग करते हैं, वो सेविंग का फर्स्ट 2,000 आपका चला गया हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में महीने का, मतलब 24,000 साल का। उसके बाद जो हम्म। 8,000 रुपया बचा, वो 8,000 रुपया आपका रिटायरमेंट में जाना चाहिए। क्यों? ओके। क्योंकि अभी आपके ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं है, वाइफ बच्चे ये सब आपके अभी नहीं है। तो उनके हम्म। लिए वो जब होगा तो उनके लिए आप तब गोल प्लानिंग करेंगे और सेविंग करना स्टार्ट करेंगे अभी से। बिल्कुल। क्योंकि आपको बाद में और रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद हम्म। में दूसरे खर्चे बढ़ते जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं वो चीज पहले प्रायोरिटी है, आपका बच्चा प्रायोरिटी होगा, आपका फैमिली प्रायोरिटी होगी, तब रिटायरमेंट आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होगा। तो क्योंकि अभी 5-7 साल गैप है उस चीज के लिए, तो अभी आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर दीजिए। क्या कारण है? अभी अगर आप 5,000 रुपया या 10,000 रुपया अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं 5-7 साल के लिए, और उसके बाद 20 साल के लिए सेव नहीं भी करते हैं, तब आप जितना पैसा सेव करेंगे जब आप रिटायर होंगे, आप अगर 7 साल बाद रिटायरमेंट के लिए शुरू करेंगे और 20 साल तक कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तब भी उतना आप सेव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, आप अगर 10,000 रुपया अभी 7 साल के लिए सेव करते हैं हर महीना, हम्म। तो एक साल में आप सेव करेंगे 1,20,000 रुपया और बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल में सेव करेंगे करीब 8,40,000 रुपया। ठीक है? हाँ जी। ये 7 साल में सेव किया हुआ 8,40,000 जब आप रिटायर करेंगे 60 इयर्स के एज पे, तब मोर देन 1 करोड़ हो चुका होगा। भले ही आप एग्जैक्टली। 7 साल के बाद और 1 रुपया भी सेव ना करें रिटायरमेंट के लिए। हम्म। ठीक है? हम्म। और ये बहुत अमेजिंग काउंटिंग थी बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों के लिए आई ओपनिंग होगा ये चीज। बिल्कुल। हाँ जी। और अगर आप 32, सपोज आप 25 साल के हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि 7 साल आप अगर हम्म। सेव करते हैं और फिर 28 साल आप सेव नहीं करते हैं कुछ भी, तब आपका मोर हम्म। देन 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। ओके। अगर आप 32 साल में सेविंग शुरू करते हैं 10,000 रुपया महीना, मतलब साल हम्म। का 1,20,000, और 28 हम्म। साल तक भी अगर आप सेविंग करते हैं, तो आप 28 साल इंटू 1,20,000 आप इतना सेव करते हैं, फिर भी जब आप 60 साल के होंगे तब भी आपका 1 करोड़ रुपया कॉर्पस नहीं बना होगा। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि 1,20,000 इंटू 7
ये जो 25 से 32 साल आप सेव कर दिए, वो 32 से लेके 28 साल, अगले 28 साल तक वो कंपाउंडिंग होता रहता है। हर 5 साल में या एग्जैक्टली। 6 साल में डबल होता है। तो वो क्या है, 2 बार अगर एक्स्ट्रा डबल हो गया ना, वो 50 लाख का 1 करोड़, 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जाता है। एग्जैक्टली। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है, उसके कारण वो एडवांटेज मिलता है। इसीलिए पहले रिटायरमेंट के लिए आप सेव कर लीजिए, बाद में फिर करें ना करें वो अलग बात है, फिर बाद में दूसरा गोल के लिए सेव करते रहेंगे। तो अभी गोल होना चाहिए रिटायरमेंट, जब तक आप मैरिड नहीं हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ रिटायरमेंट के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ वाइफ फैमिली के लिए अपना सेविंग करना चाहिए। सर और इस ये टाइम पे सेविंग, इन्वेस्टमेंट करना जी सही है या गलत है? मतलब इस टाइम पे अगर जो टाइम चल रहा है तो कुछ लोग बहुत ही पैनिक हो रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ लोग बहुत पैनिक थे सिचुएशन में कि मतलब इवन मैंने भी गलती करी है। मैंने भी सितंबर में, मैंने आपको बताया मैं फोन पे कि मैं सितंबर में एकदम पैनिक हुआ कि लॉकडाउन खुल गया है, मार्च तक तो सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, एंड मैंने पैसे पुट कर दिए फिर से, और 5 महीने के अंदर अंदर पूरा सब कुछ कोलैप्स कर गया दोबारा से। और अभी देखो पूरे ऑफिस में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे अभी भी मतलब अभी सिचुएशन फिर से वही हो गई है, रिपीटेड ईयर चल रहा है। तो इस टाइम आपको क्या लगता है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर आराम से घर में बैठना चाहिए? क्या सजेशन है आपकी इस बारे में? नहीं, आपके पास अगर सरप्लस फंड है तो उसको अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, वो तो फिर पैसे का वेस्टेज है। उसको डेफिनेटली कहीं ऐसे जगह पे सेव करना चाहिए जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। नहीं तो क्या होगा, आपका महंगाई है 5-6%, आपका अगर रिटर्न ही 3%, 3.5% है, जो कि सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, तो आप एक्चुअली 2% का साल का नुकसान कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी जमा पूंजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए, तभी आपका पैसा ग्रो कर रहा है, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। ओके। ठीक है। अभी आप जैसे बोले कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, शायद आपका हिंट जो है इन्वेस्टमेंट इन मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए है। मार्केट रिलेटेड भी, नया बिजनेस भी, जैसे कुछ लोग नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है एंड दे हैव सेविंग विद देम। तो अब वो सोच रहे हैं कि किसी मतलब या तो सब्जी सब्जी स्टार्ट कर ली जाए या फिर ग्रोसरी स्टार्ट कर ली जाए। मतलब अलग अलग तरीके से लोग माइंड लगा रहे हैं बिजनेस की तरफ, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बट उन्होंने कुछ तो सेविंग करी थी इन अपने लास्ट ईयर्स में। तो अब इस टाइम पे उनको पैनिक होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि वेट करना चाहिए मार्केट का दोबारा से रिकवरी करने का? क्योंकि मार्केट कल ही मार्केट मेरे इस वक्त अब कल मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई है। अगर हम मार्केट की बात करके चलते हैं तो कल तो मार्केट बिल्कुल लो चली है। तो आप मार्केट को यहाँ पे मत लाइए डिस्कशन में, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग ही इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट या मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट को ही चूज करें। हाँ जैसे जी, हाँ आप जी। बोले कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो अगर उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है तो नेचुरली वो लोग अपना इनकम के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, वो ट्राई करना भी चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बिल्कुल। पहले होता है इनकम सिक्योरिटी। आपका अगर इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये सब कोई यूजफुल नहीं होगा। तो पहले इनकम के लिए अगर आपको बिजनेस करना है, देख समझ के प्रॉपर होमवर्क करके इंक्वायरी करके कौन सा बिजनेस सुइटेबल रहेगा, जो लो कैपिटल इंटेंसिव हो, किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, लेबर डिपेंडेंट ना हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी यूज करें बिजनेस में। क्या होता है, टेक्नोलॉजी इज आपका बिजनेस को स्केलेबल बनाती है। आप टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने एरिया से बाहर के एरिया में भी उसको फैला सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण आप, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग है या नेट सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आप अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंट में है तो आपके आसपास के एरिया में आपका ग्रुप मैसेजिंग सर्विसेज है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आज अवेलेबल है, आप आके ले सकते हैं, या आप बोले तो हम आपको डिलीवरी करवा सकते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीज होगी। तो आप अगर बिजनेस में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कम कैपिटल और कम लेबर वाला बिजनेस को चूज करते हैं, तो आपका बिजनेस में रिस्क कम रहता है। ये हो गई इनकम। अगर आपका इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए बात। अगर आपको इनकम के लिए नहीं चाहिए, आपको पैसा प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है, उसको ग्रो कराना है,
तो हम्म, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है, पोस्टल डिपॉजिट है, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, देन म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपको किस में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? बैंक डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ओनली दैट अमाउंट जो आपको लगता है कि अगले 1 से 2 साल या 3 साल के लिए आपको इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के लिए चाहिए। आप सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पैसा हम्म, अगर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और कहीं इन्वेस्ट करें, सपोज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और आपको इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट आ गया, तो आप तुरंत प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी बेच भी लेंगे तो आपको डिस्ट्रेस वैल्यू में बेचना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी फायदा उठाता है। वो देखता है कि इसको बिल्कुल। पैसे की जरूरत है तो पैसा चाप देता है। वो बोलता है कि नहीं, 1 लाख रुपए का चीज को मैं 70,000 दूंगा, तो आपको मजबूरन उसमें नुकसान लेना पड़ता है। तो ऐसी चीजों में आप पैसा 2-3 साल का पैसा रखिए जो आपको इमरजेंसी में आप तुरंत निकाल सके। वो 2-3 साल का सेविंग करने के बाद फिर आपके पास जो सरप्लस फंड है उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इंडियन इक्विटी मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ओवर द लास्ट 45 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि कोई भी एसेट क्लास, जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक डिपॉजिट है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है या मार्केट है, सब में सबसे बेस्ट रिटर्न इक्विटी मार्केट ही देता है लॉन्ग टर्म में। ओके। अगर आपके पास 3 से 5 साल का हॉराइजन है, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी मार्केट में पैसा डालना चाहिए। अब ओके। इक्विटी मार्केट में पैसा कैसे डालना चाहिए? अगर एक एवरेज इन्वेस्टर है या न्यू इन्वेस्टर है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड का जो रूट है वो सबसे बेस्ट रूट है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल लोग आपका फंड मैनेज करते हैं। आप छोटा सा अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, एज एज लो एज 5,000 रुपीज से आप शुरू कर सकते हैं, और वहां पे आप मंथली सेविंग कर सकते हैं, लमसम सेविंग कर सकते हैं, और वो बहुत फ्लेक्सिबल भी रहता है और बहुत सेफ भी रहता है। अब आते एग्जैक्टली। हैं कि इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी मार्केट गिरा हुआ है, क्रैश हो गया है, बढ़ा हुआ है, ये सब बहुत सारी फीलिंग्स आती है। तो जब आपका 3 से 5 साल का हॉराइजन रहता है, तो मार्केट वो 14,000 पे है या 12,000 पे है, वो इतना मैटर नहीं करता है। अगर 14,000 का 13,500 भी हो जाएगा, 5 साल बाद मेरे को पता है मार्केट इस लेवल से दूसरा लेवल पे रहेगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 8 साल पहले या 10 साल पहले मार्केट जिस लेवल पे था, उस लेवल से मार्केट बहुत दूर आ चुका है। ठीक है? तो एग्जैक्टली। अगर 30 साल पहले का देखें, 30 साल पहले जितना मार्केट का लेवल था, आज तो 1-2 दिन में उतना फ्लक्चुएशन हो जाता है टोटल, यस, यस। है कि नहीं? 2000 था यस। 92 में या 1000, आज है 48,000। तो 48,000 2000 तो नहीं जा सकता, या 10,000 20,000 नहीं जाता। हाँ, वैसा अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो हो सकता है, बट वो टेम्पररी फेज है। आपने पिछले साल भी देखा है कि मार्केट 12,000 12,500 का 7,500 भी आया, लेकिन हाउ बिल्कुल, मच टाइम बिल्कुल। टू रिकवर बैक? क्योंकि मार्केट में इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है वो कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, वो टेम्पररी एक बार रिस्क अवर्सनेस के कारण नीचे आ जाता है, बट अपना इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ जाता है वो अपने आप। ओके, ओके। तो तो सर मैं इसी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लास्ट चीज का बता, मतलब ऑडियंस को बस आप हमें अब ये बताना है कि लाइक हमारा जो पूरा कोर्स रहेगा, मतलब आपके साथ हम जो भी हमारे जो पूरा कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसमें हम कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो कोर्स में डिस्कस करेंगे और इससे ऑडियंस को क्या फायदा होने वाला है अगर वो हमारे हमारे साथ हम ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनको क्या क्या फायदा होगा और कौन कौन से की पॉइंट्स उनको सीखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, इसमें एक तो आ जाता है सबसे पहले कि हमको गोल गोल बेस्ड जो प्लानिंग इन्वेस्टमेंट होता है, कि हम गोल हाँ कैसे जी। आइडेंटिफाई करें और गोल के लिए कैसे सेविंग करना चालू करें, वो हम बता सकते हैं, गोल बेस्ड ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद इंडिविजुअल गोल को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग को किस ढंग से करना चाहिए, बिल्कुल, एजुकेशन बिल्कुल। चाइल्ड्स एजुकेशन प्लानिंग को किस ढंग से करना चाहिए, अपना हम्म। ओन अदर
बिजनेस के लिए सेविंग करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द ओके। ऑप्शंस अवेलेबल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम बायस्ड हैं कि स्टॉक मार्केट में ही डालो, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो जो वो हर आदमी को अलग अलग सूट करता है। एक आदमी बहुत ओके। रिस्क लेने का कैपेसिटी रखता है और एक आदमी बहुत नर्वस होता है, वो कंजर्वेटिव माइंड का होते हैं। तो कंजर्वेटिव है तो वो बुरा नहीं होता है, सबका अपना बिल्कुल। अपना नेचर होता है, सबका अपना माइंडसेट होता है। तो उसके हिसाब डेफिनेटली। से ही अगर वो इन्वेस्ट करे तभी उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई अगर तो सर इसमें कंजर्वेटिव मतलब है वो स्टॉक मार्केट में डाल देगा तो वो पैनिक करेगा। कोई बिल्कुल। एग्रेसिव है वो अगर एफडी में रख देगा तो हमेशा उसका मन तड़पता रहेगा कि मेरे को रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए सुटेबिलिटी एनालिसिस करके उसका हाँ जी, हाँ फाइनेंशियल जी। गोल प्लानिंग के हिसाब से सेविंग होना चाहिए। डेफिनेटली, दूसरा, डेफिनेटली। हम लोग जो इंश्योरेंस सब्जेक्ट है उसको हम लोग हम्म। डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, बी इट हम्म। लाइफ, हेल्थ और जनरल। जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा मिस सेलिंग होता है, तो इसमें जितना आप अवेयरनेस ले लें उतना अच्छा है, आपको आगे बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम में पड़ने से आप बच सकते हैं। तो बेसिकली वही है कि फाइनेंशियल एक नॉलेज जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में और इवन एजुकेशन सिस्टम में तो है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम में ये जो हमने अभी डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम तो ये चीज कभी सिखाता ही नहीं है। तो इट्स लाइक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको एक फाइनेंशियल नॉलेज मिले और वो अपने पूरी लाइफ को एक अच्छे तरीके से मतलब डिजाइन कर सके और समझ सके कि कैसे फ्यूचर प्लान करना है फाइनेंशियली। तो थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो आई होप हम नेक्स्ट फिर अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें बच्चों को और भी डीप टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल। इस कोर्स से बच्चों को बहुत सारा फायदा मिला है डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम।